हेलो फ्रेंड्स, आई एम चित्रांजना। कैसे हैं आप सभी? और अच्छे हैं, मैं भी ठीक हूँ। सो हम पढ़ेंगे। मैंने एक BR एक्ट अभी कुछ दिन पहले मतलब कल ही कवर किया था। उसका नाम है मध्य प्रदेश लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम 2010, जिसका इंट्रो मैंने फर्स्ट वीडियो में दे दिया है, जबकि मैंने बताया था कि उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो इस वजह से ये सेकेंड है। चूँकि वो थोड़ा सा बड़ा है, सेक्शन 1 to 10 ही है, बट एक्सप्लेन करने में कंटेंट ज़्यादा है, तो थोड़ा सा बड़ा है, समझने के लिए चीज़ें हैं, इसीलिए उसको मैंने सेकंड वीडियो में कवर किया है। और अगर थोड़ा सा और लेंथी होगा तो उसको थर्ड वीडियो में कवर कर दूँगी, बट इसको कंप्लीट करूँगी आज। ठीक है। सो हम पढ़ेंगे। हम सेक्शन 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1 तक मैं पहली वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। इस BR एक्ट के बारे में सारा इंट्रो दे चुकी हूँ। अब इसमें डेफिनेशन क्लॉज हैं, जो 14 टोटल 14 डेफिनेशन क्लॉज हैं, ए से लेके एन तक डिफाइन की गई हैं, जो हम एक एक करके धीरे धीरे कवर करेंगे। तो सबसे पहले आवेदन का प्रारूप क्या होगा, 2A में बताया गया है। 2A में बताया गया है कि आवेदन का प्रारूप क्या होगा। आवेदन का प्रारूप क्या होगा कि आवेदक के द्वारा पद विहित पोर्टल पर भरा जाएगा। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आवेदन क्या होता है? एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है। आवेदक कौन होता है? जो उस एप्लीकेशन को लिखता है, सबमिट करता है, देता है, वो आवेदक होता है। ठीक है। आवेदन करने वाला आवेदक होता है। ठीक है। अब आवेदक के द्वारा आवेदन किया जाएगा पद विहित पोर्टल पर। ठीक है। अब पद विहित पोर्टल क्या है, ये आगे डिफाइन किया गया है, बट मैं इसको अभी बता देती हूँ कि पद विहित पोर्टल एक सेवा प्रदान करने की इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है। ठीक है। ओके, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है, सिर्फ इतना याद करना है। तो पद विहित पोर्टल पर भरा जाएगा, सीधी बात, और कुछ नहीं है इसमें, दैट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है मान्य अनुमोदन। 2B में बताया गया है मान्य अनुमोदन। तो मान्य अनुमोदन में क्या आएगा? मान्य अनुमोदन में बताएंगे कि जो सेक्शन 5 के सब सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है, और पद विहित पोर्टल के द्वारा किया जाएगा, ना कि किसी व्यक्ति के हस्तक्षेप के द्वारा। इसमें व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होता, पर पद विहित पोर्टल पर ही काम किया जाता है। पद विहित पोर्टल एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है जिसके माध्यम से सेवा दी जाती है। तो अब जब वो ऐसी पद्धति है, तो मान्य अनुमोदन के अंतर्गत पद विहित पोर्टल का यूज किया गया है। सबसे ज़्यादा जो टर्म है पद विहित पोर्टल है ना, इसका बहुत यूज आएगा, इसलिए मैंने इसका अर्थ पहले ही समझा दिया है। और इसका खुद का भी एक अलग से डेफिनेशन क्लॉज है, 2E में डिफाइन किया गया है इसको भी। तो ये वाला टर्म बहुत यूज़ होगा, तो आप समझ लीजिए। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है। अब जब इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से कार्य होगा, तो व्यक्ति के हस्तक्षेप की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उसके इंटरफेरेंस की। तो बिना उसके हस्तक्षेप के कार्य जब किया जाता है, तो वो मान्य अनुमोदन के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, पद विहित पोर्टल के द्वारा। उसके बाद हम पढ़ेंगे 2C में बताया गया है पद विहित इकाई। ठीक है। अब पद विहित इकाई क्या होती है? ठीक है। तो पद विहित इकाई पद विहित पोर्टल के प्रशासन के लिए स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अनुमोदित कोई इकाई। अब पद विहित पोर्टल का प्रशासन कार्य उसके द्वारा किया जा रहा है, तो फिर उसका प्रशासन भी आएगा। तो फिर उसके प्रशासन के लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अनुमोदित कोई इकाई, स्टेट गवर्नमेंट कोई इकाई बताए, वो इसके अंतर्गत आएगी, सिर्फ इतना याद करना है। उसके बाद 2D में क्या बताया गया है? पद विहित अधिकारी, जो सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग अनुमोदित किया जाए। ठीक है, वो पद विहित अधिकारी होगा। उसके बाद 2E में क्या आएगा? 2E में पद विहित पोर्टल आएगा। अब इसका खुद का डेफिनेशन क्लॉज आ गया, पद विहित पोर्टल 2E में डिफाइन किया गया है। ठीक है। तो पद विहित पोर्टल के अंतर्गत क्या आएगा? ये एक अनुमोदित, एक अनुरक्षित सेवा प्रदान करने के लिए एक अनुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है जिसके द्वारा सेवा दी जाती है। ठीक है। तो पद विहित पोर्टल कहलाता है, ये पद विहित पोर्टल है। ठीक है, इसके अंतर्गत सिर्फ इतना ही याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट है 2F में क्या डिफाइन किया गया है? 2F में बताया गया है पात्रता। ठीक है, पात्रता क्या होगी? जो अनुमोदित सेवाएं हैं जिन्हें लेने के लिए कोई व्यक्ति एलिजिबल है, वही पात्रता होगी। जिन्हें प्राप्त करने का अधिकारी है, वही पात्रता होगी। पात्रता रखता है अनुमोदित सेवाओं के लिए, तो पात्रता। ठीक है, तो पात्रता के अंतर्गत इतना ही आएगा सिर्फ, कि वो सेवाएं लेने के लिए पात्रता रखता है, तो वो
उसकी पात्रता हो जाएगी। 2F में डिफाइन किया गया है, ठीक है। 2G में डिफाइन किया गया है पद विहित नहीं, प्रथम अपील अधिकारी, ठीक है। तो प्रथम अपील अधिकारी कौन होगा? तो प्रथम अपील अधिकारी जो सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग अधिसूचित किया गया है, ठीक है। अब सेक्शन 3 का बहुत ज़्यादा यूज आएगा, तो याद रखिए, मतलब याद करने के लिए इजी है। जैसे कि अभी प्रथम अपील अधिकारी सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग आ गया, आगे जाके और भी अधिकारी सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग ही कवर होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन के अंतर्गत कहीं कहीं एक्सप्लेन किया है और नहीं तो सेक्शन बता दिया है कि इस सेक्शन के अंतर्गत होगा। अब जब आगे हम सेक्शन पढ़ेंगे तो वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ इतना ही याद करना है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। हम पढ़ रहे हैं 2G में डिफाइन किया गया है फर्स्ट अपील ऑफिसर, ठीक है, जो कि सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग अधिसूचित किया गया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे G के बाद H में क्या डिफाइन किया गया है? कपट को बोलते हैं फ्रॉड, जो कि IPC के सेक्शन 421 में डिफाइन किया गया है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 17 में डिफाइन किया गया है। जिस तरीके से वहाँ फ्रॉड को डिफाइन किया गया है, तो यहाँ भी फ्रॉड का सेम वही अर्थ होगा जो उन अधिनियम के अंतर्गत उन सेक्शंस में डिफाइन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा I, ठीक है। I में क्या डिफाइन किया गया है? I में विहित यानी प्रेस्क्राइब के अंतर्गत जो बताया गया है, बताने के अंतर्गत क्या क्या आएगा? नियम आएंगे, ठीक है। तो और कुछ नहीं है इसके अंतर्गत बनाए गए नियम। I के बाद आ जाता है J में आ जाएगा सेवा का अधिकार, जो सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग आएगा। सेक्शन 4 में बताया गया है कि जो निश्चित समय सीमा है उसके अंतर्गत जो सेवा प्राप्त करने का अधिकार रखता है वो सेक्शन 4 में आता है। तो सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग 2J में डिफाइन किया गया है सेवा प्राप्त करने का अधिकार। तो सेवा प्राप्त करने का अधिकार जो सेक्शन 4 में बताया गया है, निश्चित समय सीमा के भीतर जो सेवा प्राप्त करने का राइट रखता है, वो इसके अंतर्गत आएगा। उसके बाद आ जाएगा के में आ जाएगा सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी, ठीक है। तो द्वितीय अपील प्राधिकारी, ठीक है। द्वितीय अपील प्राधिकारी भी जो सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग अधिसूचित किया गया है, ठीक है। तो सेक्शन 3 का बहुत यूज है। प्रथम अपील अधिकारी भी सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग, द्वितीय अपील प्राधिकारी भी सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट में सेवा, ठीक है। तो सेवा को डिफाइन किया गया है एल में, ठीक है। एल में डिफाइन किया गया है सेवा को। तो सेवा भी सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग, ठीक है, सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग अधिसूचित कोई भी सेवा। उसके बाद नेक्स्ट वन है एम, ठीक है। एम में राज्य सरकार के अंतर्गत आ जाएगा मध्य प्रदेश सरकार। और उसके बाद एन में बताया गया है नियत समय सीमा का मतलब है निश्चित टाइम लिमिट। हर चीज़ की एक टाइम लिमिट होगी, जितना समय दिया गया है अधिकतम समय के अंतर्गत अगर पद विहित अधिकारी द्वारा कोई निश्चित टाइम पीरियड के अंतर्गत कोई सेवा है तो वो सेवा उस निश्चित टाइम पीरियड के अंतर्गत उसको देनी होगी, या फिर इसमें प्रथम अपील अधिकारी द्वारा अपील का विनिश्चय आ जाएगा। ये दोनों ही चीज़ें इन्होंने निश्चित टाइम पीरियड के अंतर्गत इनका सॉल्यूशन कर दिया हो, इनका विनिश्चय कर दिया हो, तो ये इसके अंतर्गत आ जाएगा जो कि सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग बताया गया है। सो हमारे डेफिनेशन क्लॉज कवर हो गए, जल्दी रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा था 2A में क्या पढ़ा था बताइए? 2A में पढ़ा था हमने आवेदन का प्रारूप, ठीक है। 2B में पढ़ा था हमने मान्य अनुमोदन। 2C में पढ़ा था हमने पद विहित इकाई। 2D में पढ़ा था पद विहित अधिकारी। 2E में पढ़ा था पद विहित पोर्टल। 2F में पढ़ा था पात्रता। 2G में पढ़ा था प्रथम अपील अधिकारी। 2H में पढ़ा था कपट। 2I में पढ़ा था प्रिस्क्राइब रूल।
2J में पढ़ा था सेवा का अधिकार, 2K में पढ़ा था द्वितीय अपील अधिकारी, 2L में पढ़ा था सेवा, 2M में पढ़ा था राज्य सरकार और 2N में पढ़ा था नियत समय सीमा। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से ए से लेके ABCD टोटल N तक आपको याद हो जाएंगे। अब इस वाले वीडियो में मैं ओनली डेफिनेशन क्लॉज ही कवर कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आगे के सेक्शन कवर करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग मी।